हेलो गाइज, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है BCOC 136, जिसमें कि जिसकी फुल फॉर्म है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, जिसमें कि हम दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, सबसे पहले जब बात इनकम टैक्स लॉ की आती है तो लॉ का मतलब होता है एक एक्ट या मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि एक रूल। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है टैक्सेबल वैल्यू निकालो, टैक्सेबल इनकम या ये जो कोई अलाउंस है तो वो कितना टैक्सेबल है, या कोई भी चीज़ टैक्सेबल कितनी है और एग्जेम्प्ट कितनी है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें जो है हमारी किस सेक्शन वाइज हमें देखना होगा कि अगर ये कोई चीज़ एग्जेम्प्ट है तो वो कौन से सेक्शन में एग्जेम्प्ट है, और अगर कोई चीज़ टैक्सेबल है तो वो किस वजह से टैक्सेबल है और उसके पीछे का रीज़न, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है इनकम टैक्स में। तो अगर कोई चीज़ एग्जेम्प्ट है तो वो क्यों एग्जेम्प्ट है, तो और कौन से सेक्शन में एग्जेम्प्ट है। तो सबसे बेटर ये होगा, बेटर प्रेजेंटेशन जिसको हम कहें वो ये होगी कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व तो करें लेकिन अगर वो किस सेक्शन में एग्जेम्प्ट है या किस वजह से एग्जेम्प्ट है वो अगर हम लिखें तो वो हमारे क्वेश्चन में प्लस पॉइंट हो जाता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है मिस्टर राजेश रिसीव द फॉलोइंग इमोलमेंट फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2020-21। अब इसमें हमें क्या गिवन है, सैलरी गिवन है। हमें सैलरी जो है वो है 8,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस गिवन है 20% ऑफ सैलरी, जिसमें बता रहा है हाफ ऑफ इट इज़ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बोनस कमीशन ऑन सेल गिवन है और हाउस रेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ। अब हमें इसमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है कंप्यूट द टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस व्हेन। अब वो पूछ रहा है कि हम जो हमारा हाउस रेंट अलाउंस हमें मिल रहा है उसमें से वो पूरा टैक्सेबल है, कम टैक्स है, कितना टैक्सेबल है। अगर वो पर्सन आगरा में रहता है, और एक सेकंड इसका क्वेश्चन था पार्ट बी, अगर वो बंदा जो है पर्सन वो दिल्ली में रहता है। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे कि अगर कोई चीज़ एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट। अगर इसमें पूछा है कि क्या चीज़ टैक्सेबल और क्या एग्जेम्प्ट है तो हम रीज़न देंगे पहले कि भाई अगर कोई एग्जेम्प्ट है तो क्या एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट ये है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का मतलब होता है इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, बाकी सारा अमाउंट टैक्सेबल होगा। जैसे कि अगर कोई 10,000 रुपये किसी का अलाउंस है तो उसमें टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, उसकी एग्जेम्प्ट वैल्यू आ रही है 2,000। दैट मीन्स 10,000 में से 2,000 जो है वो टैक्सेबल है, बाकी एग्जेम्प्ट है, और बाकी जो बचा 8,000 वो है हमारा टैक्सेबल। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब इन तीनों में से जो सबसे कम होगा ना वो जो होगा वो हमारा एग्जेम्प्ट होगा। पहला, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इन द रिस्पेक्ट ऑफ रेलिवेंट पीरियड। एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस मतलब जो हाउस रेंट अलाउंस हमें मिला है, जैसे कि इसमें है 2,000 रुपीज़, अगर हमें 2,000 रुपीज़ मिले हैं तो ये हमारे एग्जेम्प्ट में आएंगे। दूसरा, अब ये बोल रहे हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो पहला क्या है, 3 में पहला क्या है, 2,000 रुपीज़। हाउस एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेलिवेंट पीरियड, मतलब 12 महीने में, या तो मतलब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 2,000 इंटू में 12, 24,000, या तो 24,000 है। दूसरा, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी ड्यू टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ रेलिवेंट पीरियड। अब सैलरी जितनी इसको ड्यू है ना, जितनी सैलरी इनको ड्यू है उसका 10%, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय इन एक्सेस ऑफ 10%, 10 सैलरी का 10% इन एक्सेस ऑफ, मतलब रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय इन एक्सेस ऑफ, मतलब रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय में आता है कि जितना रेंट उसने पे किया है, जितना रेंट उस बंदे ने पे किया है उसका, उसमें से माइनस कर देंगे हम 10% ऑफ सैलरी ड्यू टू हिम। अब सैलरी ड्यू वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब टोटल रेंट में से माइनस में 10%। अब आता है नेक्स्ट चीज, 50% of the salary due to him in respect of the relevant period if the accommodation is situated at मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और जो चेन्नई है ये बड़े मतलब मेट्रोपॉलिटिकल सिटी कहते हैं इन्हें। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी औरों के कंपैरिजन में महंगाई ज़्यादा है, तो इसलिए इनकम टैक्स में ये लिखा है कि अगर कोई इसमें रहता है तो ये इनकम टैक्स एक मान के चलता है कि यहाँ पर महंगाई ज़्यादा है। हालांकि बाकी जगह कम नहीं है, पर इनके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स एक्ट को ऐसा लगता है कि इसमें महंगाई इनमें थोड़ी ज़्यादा है।
तो इसलिए यहाँ पर 50% और अगर बाकी किसी में हो तो 40%। अब पहला हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, द पर्सन लिव इन आगरा, तो आगरा इन तीनों में नहीं आता, तो उसमें हमें क्या करना होगा, अब हमें कैलकुलेट करनी होगी सैलरी। अब हम इसमें जाएंगे, सैलरी कितनी थी हमारी। अब सबसे पहले हमें जो हमारी सैलरी ड्यू है ना वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका हमको 10% चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैलरी 8,000 इंटू 12 96,000 DNS अलाउंस अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा जो सैलरी ड्यू होती है ना उसमें आता है। तो ये है 96,000 का 20% इंटू हाफ, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, जो कि 9,600 आया। फिर कमीशन ऑन सेल, ये भी हमारी ड्यू है, इतनी ये जो आई है हमारी सैलरी ड्यू है। अब सबसे पहले हमें क्या बोला था, एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड 24,000, जो कि हमने लास्ट लिखा भी था। उसके बाद आता है रेंट पेड, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना, 2200 इंटू 12, ये गिवन था हमें, और इतना ये हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, इसका 10%। एक्सेस ऑफ दिस मतलब इसमें से माइनस में ये आ गया 40% ऑफ सैलरी। अब ये बंदा आगरा में रहता है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पर 40% होगा, तो 40% ऑफ सैलरी बना 47240। तो अब यहाँ पर क्या आ गया 14,000। अब इसमें लीस्ट क्या आया 14,590, तो लीस्ट ये वाला है, तो इस लीस्ट को, ये हमारा एग्जेम्प्ट है, और जो बाकी जो हुआ वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल रेंट हमने कितना हमको HRA मिला 24,000। अब इसमें से जितना एग्जेम्प्ट है वो माइनस कर देंगे, बाकी ये टैक्सेबल। सेकंड भी हमें ऐसे ही करना है। अब सेकंड जो है वो आता है, पर्सन रिसाइड्स इन रेंटेड हाउस एट 3,000 पर मंथ इन दिल्ली। अब देखो दिल्ली में रेंट ज़्यादा है, तो अब उसी हिसाब से हमें करना होगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मिला हमें उतना, ये 2,000 इंटू 12, रेंट पेड 3,000 इंटू 12 माइनस में 10% ऑफ सैलरी, सैलरी वो हमारे रहेगा, तो ये 24,190 आया। 50% ऑफ सैलरी, अब यहाँ दिल्ली चेन्नई उसमें आ गया 4 स्टेट्स में, तो 50% ऑफ सैलरी। अब इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है, इन तीनों में से लीस्ट है 24,190, तो इसमें एज 24,190 इज मोर देन 24,000, देयरफॉर इट इज़ फुली एग्जेम्प्ट। अब जितना इसको मिला है और जितना एग्जेम्प्ट होना चाहिए, तो एग्जेम्प्ट ज़्यादा होना चाहिए, तो मतलब अगर 190 और मिलता तो वो भी एग्जेम्प्ट होता, तो ये तो पूरा है ही। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, वो था हमारा सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, वो था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि दिया हुआ था हमें कैलकुलेट करनी थी टैक्सेबल इनकम। तो इसकी इनकम पहले हमें क्या क्या गिवन है, हमिंद्र पर्सन का नाम है इसमें। तो पहला था बिजनेस का प्रॉफिट, इसको बिजनेस का प्रॉफिट गिवन है कितना 50,000, जिसमें से आफ्टर सेटिंग ऑफ मतलब माइनस ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें और माइनस नहीं करना, कर चुके हैं, उसके बाद 50,000 आया, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा 50,000 प्लस में 20,000 प्लस 7,000, क्योंकि ये बोल रहे 20,000 डोनेशन इसने की है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, और 7,000 NSC में इसने डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद 50,000 बचा, मतलब एक्चुअल कितना था 50,000, ये था एक्चुअल 50,000 प्लस 20,000 प्लस 7,000, दैट इज टोटल 77,000। अगर रफली अगर देखा जाए तो यही होना चाहिए। और इसमें गिवन था कि इसने 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रजिस्टर्ड फर्म विच हैज़ पेड इनकम टैक्स, मतलब वो फर्म जिसने इनकम टैक्स पे कर दिया है उसमें से इसका शेयर का प्रॉफिट आया है 8,000। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10,000, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी ग्रॉस 5,000। अब इसको फॉरेन कंपनी में जो शेयर ले रखे हैं उसका डिविडेंड मिला है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो इसने इन्वेस्टमेंट की थी उसका इंटरेस्ट मिला है। तो अब हमें ये देखना है, अब पूछा क्या है हमसे, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ श्री हमिंद्र, मतलब कितनी जो इसकी टोटल इनकम है टैक्सेबल है वो कितनी है। तो अब हम क्या देखेंगे कि इन सब में से क्या क्या चीज़ हमारी एग्जेम्प्ट है और क्या क्या चीज़ हमें टैक्सेबल है, तो वो सब हम ऐड कर देंगे तो इनकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। तो जो कि है बिजनेस प्रॉफिट है इनका 50,000 प्लस 20,000 जैसे 77,000, ठीक है। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म जो है वो एग्जेम्प्ट होता है, क्यों, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर हमारी फर्म ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है तो मतलब ये उसने टैक्स पे करने के बाद ही हमको दिया होगा, दैट मीन्स इस इनकम पे ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया जा चुका है, और जब टैक्स पे हो चुका है तो तब ये जो हमको मिला है वो है। तो अब ऑलरेडी टैक्स पे तो टैक्स नहीं लगा, जिस इनकम जो ऑलरेडी टैक्स इनकम पे कर चुकी है वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी, इसलिए ये एग्जेम्प्ट। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे हम ये मान के चलते हैं कि ये इस पे जो है इंटरेस्ट जो है हमारा गवर्नमेंट ने नहीं दिया होगा, तो ये हमारी टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अगर ये अपनी कंपनी का होता तो ये टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि कंपनी दे चुकी है, लेकिन ये फॉरेन कंपनी है, इसने पे नहीं किया होगा, तो इसलिए ये टैक्सेबल है, तो डिविडेंड ये भी टैक्सेबल है। अब दूसरा आया डिडक्शन,
अब डिडक्शन में हमें क्या करना होता है, अब इन्होंने दिया हुआ है कि हमने किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दी, तो डोनेशन जो होती है वो हमारी एक होती है 100% एग्जेम्प्ट, एक होती है 50% एग्जेम्प्ट। तो अब ये किस में आता है, अब ये कोई रजिस्टर्ड या ऑलरेडी मतलब जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक नॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो ये जो क्वालिफाइंग अमाउंट है उसका 50% ये होगा, कुछ 100% भी होते हैं, कुछ जितनी पे की है सारी एग्जेम्प्ट होती है। तो ये जिस लिमिट में आती है वो है 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। अब सबसे पहले हमें ये देखना है क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है। क्वालिफाइंग अमाउंट होता है जो हमारी टोटल इनकम आई उसका 10%, इसको हम कहते हैं क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट का मतलब ये है कि ये इतने अमाउंट तक दे सकता है। तो क्वालिफाइंग अमाउंट 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट मतलब इसको जो देनी चाहिए थी वो कितनी थी, इसको 92,000 का 10% क्वालिफाइंग अमाउंट का 50%, इतना ये इसको दे सकता था, पर इन्होंने ज़्यादा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, 92,000 इंटू 10% का 50%, इतनी ही हमारी एग्जेम्प्ट होगी। बाकी जो है बाकी हमारी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। जो हमने ATG में इन्होंने दी कितनी थी, इन्होंने दी थी 20,000, लेकिन ये एलिजिबल कितना है उस इंस्टीट्यूशन को देने को, वो 4600 है। तो दैट मीन्स हम बस इतना ही माइनस करेंगे, बाकी जो दी वो इन्होंने डोनेशन दे दी, आप दे सकते हो, लेकिन आप उसका बेनिफिट ATG में नहीं ले सकते। तो उस इनकम पे हमें इनको टैक्स देना ही होगा, सिर्फ 4600 जो है वो ही इनकी एग्जेम्प्ट होगी। अब बाकी बचा 87,400, तो वो हमारी टोटल इनकम आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, वो था क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप देख रहे हो, अब इसमें हमें दिया हुआ है, अब इसमें भी वही निकाला है, कंप्यूटर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इसमें क्या पूछा है, अदर सोर्स में कौन सी इनकम इनकी टैक्सेबल है वो बताओ। तो इसमें क्या आएगा, इन्होंने दिया हुआ है सारे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। अब इसमें ये माना हुआ है कि ये जो शेयर्स है ये हमारे इंडियन है, तो एग्जेम्प्ट होंगे, क्योंकि इंडियन कंपनी अगर इक्विटी शेयर पे आपको डिविडेंड देती है तो टैक्सेशन के बाद देती है। इसका मतलब इस इनकम पे ऑलरेडी टैक्स गिवन होगा, क्योंकि ये इंडियन कंपनी है, फॉरेन होती तो टैक्सेबल होता। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ये भी यही हम मानेंगे कि ये ऑलरेडी टैक्स दे के ही, क्योंकि कंपनी इंडियन है तो ऑलरेडी टैक्स दे चुकी होगी। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी अंडर द कंपोजिट लीज। अब ये लेटिंग ऑन हायर मतलब एक तरह से रेंट ही होता है, तो रेंट आएगा, तो हाँ इस पर कोई टैक्स नहीं दिया हुआ, ये टैक्सेबल है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट से, अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो सेक्शन है उसमें ये अलाउ है कि सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 10,000 तक एग्जेम्प्ट है, इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो टैक्सेबल होगा। तो ये 14,000 है, तो इसमें से 10,000 एग्जेम्प्ट होगा, बाकी के 4,000 टैक्सेबल होंगे। दैट सिटिंग फी रिसीव्ड, हाँ ये जो आइटम है ये टैक्स इस पर नहीं दिया होगा कंपनी में, तो हमें देना है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट, हाँ ये भी इस पर भी। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, मतलब पता नहीं कहाँ से आई है पर आई है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से जो आया ग्रॉस अमाउंट, अब जनरली क्या होता है लॉटरी से जितना भी आया है उस पर TDS कट जाता है हमारा ऑलरेडी 30%। तो अगर ये हमारा अमाउंट जो होता है ये गिवन अमाउंट होता तो फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं ग्रॉस अमाउंट में, क्योंकि ये हमेशा ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल होता है। अगर ये 7,000 रुपये होता तो 7,000 डिवाइड बाय 70% करते, क्योंकि इस पर डायरेक्ट रेट है, एक ही रेट है फिक्स रेट, 30% के हिसाब से हमारा टैक्स कटता है। अब इन्होंने और भी डिडक्शन है, कलेक्शन चार्जेस ऑफ डिविडेंड, ये भी हम हमें डिडक्शन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टैक्सेबल होते हैं, तो हम इनकी डिडक्शन नहीं ले सकते। ये कहीं भी अलाउ नहीं है कि आप कलेक्शन चार्ज और डिविडेंड जो है वो आप एज अ डिडक्शन में ले सकते हैं। हाँ डेप्रिसिएशन अलाउ है, वो हम लेंगे। फायर इंश्योरेंस, हाँ ये अलाउ है, वो हम लेंगे। तो जैसे कि हमने बोला था ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम लेटिंग रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग एग्जेम्प्ट 10,000 तक है, तो बाकी के 4,000 जो होंगे वो हमारे टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट आया हमारा डायरेक्टर सिटिंग फीस, हाँ डायरेक्टर सिटिंग फीस भी टैक्सेबल होती है। ग्राउंड रेंट, हाँ ग्राउंड रेंट भी टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज, ये भी टैक्सेबल होगी डेफिनेटली। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ये भी टैक्सेबल होगी। हाँ कलेक्शन चार्जेस डिविडेंड के लिए वो कहीं भी डिडक्शन अलाउ नहीं होती। डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, फायर इंश्योरेंस अलाउ होती है। तो ये आ गई इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज़ अगर आप चाहें इस तरह की वीडियो को और देखना चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।